देहरादून में 5 अक्टूबर को होगा शहीद सम्मान समारोह का आयोजन। गणेश जोशी ने की तैयारियों की समीक्षा। कार्यक्रम में सीएम धामी मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। देहरादून में गणेश जोशी ने राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। व्यापक रूप से चलाया गया स्वच्छता अभियान। मंत्रियों ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। मद्महेश्वर और तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय। 18 नवंबर से बंद होंगे मद्महेश्वर धाम के कपाट और 6 नवंबर से बंद होगा तुंगनाथ के धाम। जौलीग्रांट के स्वामी राम विश्वविद्यालय में पहली बार रामलीला का मंचन। डॉक्टर स्टाफ बने। रामायण के पात्र डॉक्टर विजय धस्माना ने की सराहना। और ऋषिकेश पे यूनिसेक्स सैलून के खिलाफ भड़के हिंदू। तिलक रोड पर सैलून के पास किया धरना प्रदर्शन। ओपनिंग से पहले संचालक मौके से फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पहुंचे। सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्यतिथि पर स्मृति पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं शहीद स्थल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड वासियों की ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा उत्तराखंड बने ऐसा सपना देखते हुए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का, उसके इतिहास का सबसे क्रूर और गहरे जख्म देने वाला अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बरतापूर्ण गोलीकांड की और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद करके प्रत्येक उत्तराखंड वासी की रूह कांप उठती है। फिर जनता की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को जिस तरह से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निर्ममता के साथ अत्याचार किए, उन अत्याचारों से मिले घाव आज भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दिल में हरे हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन की बर्बरता को याद कर आज भी हम सब जब उसके बारे में विचार करते हैं तो सच में वो कितना भयावह था, कितना क्रूर था, कितना अमानवीय था, किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ, किस घोर बर्बरता के साथ वहां पर क्रूरता की गई। सच में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ये घटना उस समय के सत्ताधारी दल के दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचलने का काम किया। और आज से 2 अक्टूबर से ठीक 1 महीना पहले 1 सितंबर 1994 को खटीमा का गोलीकांड होता है और 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड होता है। दोनों आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, उनकी भी हम सब बरसी मनाते हैं। और वो दिन और आज के दिन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, अभी संजीव बालियान जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, गोलीकांड किया था, मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजीव बालियान जी का कि उन्होंने इसकी सख्त पैरवी की। हमसे भी, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा है, इस केस की आप हम लोगों की तरफ से पैरवी कर दीजिए, आसान हो जाएगा
वो यहां भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए उन्होंने पैरवी करी और कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपनी टिप्पणी में लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयावह कांड था, अधिक जो है इसमें क्रूरता और मानवता की हदों को पार किया गया था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में आगामी 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में आयोजित होने वाले शहीद सम्मान समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर गरिमा और भव्यता का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में वर्चुअल माध्यम से मंत्री जोशी ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लैंसडाउन वीरेंद्र भट्ट से कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 1734 बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी सैन्य धाम लाई जा चुकी है, लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 71 बलिदानियों के आंगन छूट गए थे। बलिदानियों की मिट्टी लाने के लिए शहीद सम्मान यात्रा 2.0 प्रदेश भर में संचालित की जा रही है, जिसका समापन 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में होगा। कहा कि समापन अवसर पर शहीद परिवारों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नेशनल कॉन्क्लेव 2025 में उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग को मिले राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी भेंट किया। इस उपलब्धि पर मंत्री जोशी ने विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शासकीय आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद मंत्री गणेश जोशी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए डोभालवाला क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से अपील की कि वे स्वच्छता को केवल एक दिवस का कार्यक्रम न मानकर इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने घर, मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। स्वच्छ वातावरण की स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की नींव है। अभियान में पर्यावरण मित्रों और स्थानीय महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी की। उपस्थित नागरिकों ने सफाई व्यवस्था को लेकर अपने सुझाव दिए और नियमित कचरा निस्तारण की मांग की। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं।
हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर तैनात और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा के गीत और कविता समाज में अलग छाप छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा ने दशहरा के उपलक्ष्य में एक नई कविता गाई है। कविता का शीर्षक इस दुनिया में रोज नए किरदार जन्म लेते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र बसेड़ा की ये कविता। दुनिया में रोज नए किरदार जन्म लेते हैं, तुम हम जैसे एक नहीं हजार जन्म लेते हैं। आते हैं और जाते हैं, बस कुछ दिन सब इतराते हैं। जो यूं वक्त गुजरता है, अच्छे अच्छे गुम जाते हैं। कोई चमकता कोई बुझता, अदला बदली चलती है। किसी का सूरज उदय है होता, सांझ किसी की ढलती है। इस दुनिया में रोज नए अहंकार जन्म लेते हैं, तुम हम जैसे एक नहीं हजार जन्म लेते हैं। इस दुनिया में रोज नए किरदार जन्म लेते हैं, तुम हम जैसे एक नहीं हजार जन्म लेते हैं। कुछ दिन चमके ज्यों ही सितारे ऊपर ऊपर उड़ते हैं। ग्रह चाल जैसे ही बदली कुनबे सहित उजड़ते हैं। मैं की हुंकार लिए मन लड़ते भिड़ते रहते हैं। एक दिन बनकर राख व मिट्टी पैरों तले कुचलते हैं। इस दुनिया में रोज नए साहूकार जन्म लेते हैं, तुम हम जैसे एक नहीं हजार जन्म लेते हैं। इस दुनिया में रोज नए किरदार जन्म लेते हैं, तुम हम जैसे एक नहीं हजार जन्म लेते हैं। तुम हम जैसे एक नहीं हजार जन्म। दशहरे के पावन अवसर पर द्वितीय केदार राममद महेश्वर धाम और तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के शीतकालीन बंद होने की तिथि तय कर दी गई है। पंचांग गणना के अनुसार मद महेश्वर धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे, जबकि तुंगनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर से शीतकालीन के लिए बंद रहेंगे। मद महेश्वर धाम की चल विग्रह डोली 18 नवंबर के बाद श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 21 नवंबर को ओमकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन गद्दी पर विराजमान होगी। वहीं तुंगनाथ धाम की उत्सव डोली 6 नवंबर के बाद विभिन्न पड़ाव से होते हुए 8 नवंबर को मक्कू मठ में शीतकालीन गद्दी पर विराजमान होगी। इस दौरान बाबा करीब 6 महीने तक अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर ही भक्तों को दर्शन देंगे। द्वितीय केदार मदमेश्वर जी का दिन विजयदशमी के दिन निश्चय होता है। आज भगवान केदारनाथ मदमेश्वर जी का दिन 18 तारीख नवंबर 2025 को कपाट बंद होगा। 18 तारीख को राशि में विश्रांति है, भंडार में विश्रांति है। 19 तारीख को राशि, 20 तारीख को गिरिया, 21 तारीख को भगवान अपना गद्दी स्थान मदमेश्वर वकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होकर भगवान का भव्य मेला आयोजित हो जाएगी। जय श्री। यमुनोत्री धाम के कपाट इस वर्ष 23 अक्टूबर को शीतकालीन के लिए बंद होंगे। इसके बाद यमुना का शीतकालीन प्रवास खरशाली स्थित यमुना मंदिर में होगा, जहां 6 महीने तक उनकी पूजा अर्चना और दर्शन किए जा सकेंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति ने बताया कि कपाट बंदे विशाखा नक्षत्र, आयुष्मान योग और अमृत बेला में की जाएगी। समारोह में सोमेश्वर देवता की डोली की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव डोली भी शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना होगी। सभी लोगों की सुख की कामना करते हैं और मां यमुना सभी के वंश वृद्धि करे, आरोग्यता प्रदान करे, यही जो है हमारी कामना रहेगी। सभी के उज्जवलमय भविष्य की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोल यमुना महारानी की जय। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।
सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय परिसर जॉली ग्रांट में पहली बार भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जहां रामलीला में स्वामी राम हिमालयन में के डॉक्टरों और स्टाफ ने शानदार अभिनय कर रामायण की महत्वपूर्ण लीलाओं का मंचन किया। पहली बार विश्वविद्यालय परिसर में हुई रामलीला ने सुर्खियां बटोरी। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना ने डॉक्टरों और स्टाफ के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी कलाकारों का हौसला अफजाई करते हुए उनकी भक्ति और समर्पण के लिए धन्यवाद दिया। यह आयोजन हमारी संस्कृति की जड़ों को और मजबूत करता है। रामलीला केवल एक सांस्कृतिक मंचन नहीं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा, मूल्यों और जीवन दर्शन का सशक्त प्रतीक है। इससे आज की पीढ़ी को सत्य, कर्तव्य और सेवा की प्रेरणा मिलती है। मंच में कोई भी ऊंचा, कोई नीचा और ना ही कोई बड़ा होता है। मंच पर खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पहली बार हुई रामलीला में कलाकारों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इसके साथ ही डॉक्टर विजय धस्माना ने यह भी कहा कि आयोजन निश्चित रूप से सांस्कृतिक चेतना और पारंपरिक मूल्यों के प्रचार प्रसार में मील का पत्थर साबित होगा। कपिदल में अपने सतीत्व की सच्चाई साबित करो और पहरे पर ही रहना और विभीषण जी को संध्या में जाने दो। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का साहस करने वाले इस अहिरावण की नगरी में तुम कौन हो? निसंदेह तुम बहादुर मालूम पड़ते हो। लाल की जगत जननी सीता माता की। इतने पर भी मैं बार बार
धनुआ पर बाण चढ़ा था, धनुआ पर बाण चढ़ा था, तुम दोनों एक ही शक्ल के हो, तुम दोनों एक ही शक्ल के हो, इस घर में धोखा खाता था। है वो 12 सितंबर के बाद हुई। 12 सितंबर से और 22 सितंबर के लिए 10 दिन के बीच में सब तैयारी इन लोगों ने करी। तो मैं सभी कलाकारों का बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र पर ये मंचन उनकी लीला का किया। सबसे बढ़िया बात ये रही कि ऊपर वाले ने भी साथ दिया। 22 तारीख से weather.com में 22 तारीख को भी बारिश दिखा रहा था, 24 को भी था, 26 को भी था। लेकिन सबसे बढ़िया ये रहा कि लच्छीवाला के उधर बारिश हो रही थी, रानी पोखरी में बारिश हुई, थानों में बारिश हुई, लेकिन इस कैंपस में बारिश नहीं। ये ऊपर वाले की कृपा रही कि खुले में आप लोग सब आनंद ले सके। समय कम था, 6:30 से 10 के बीच में रामलीला खत्म करनी थी। तो बहुत सारे कई गाने भी सुन गए। तो लंबा गांव में तो 2-3 दिन तक रामलीला होती है, लेकिन सभी लोगों ने इसमें प्रोफेसर भी हैं, हमारे नर्सिंग स्कूल के प्रोफेसर हैं, हमारे योगा स्कूल के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बात ये रही कि जो हमारे कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मजदूर लोग, उनके बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। वो सबसे ज्यादा जो खुशी थी उनके अंदर थी, कोई बंदर बना हुआ था, कोई रावण दल में बैठा हुआ था, तो सब लोग इतना अच्छा डांस कर रहे थे, उनको एंजॉय करने का मौका मिला, इतना बड़ा मंच मिला। तो ये प्रभु राम की कृपा है और गुरुदेव स्वामी राम की कृपा है। इस मंच पे कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, पहली बार ये मंचन इन लोगों ने किया सबने मिलकर के, और इसमें कोई कमियां रह गई होंगी उसको हमको नजरअंदाज करना चाहिए। सबने बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी मेहनत के साथ, बहुत ही छोटे समय में आप लोगों के सामने अपना अभिनय दिया। मंच पर खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देहरादून में दशहरा पर्व कार्यक्रम के मद्देनजर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और बड़ी संख्या में आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए त्रुटि रहित इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे कार्यक्रम स्थल की निगरानी 15 सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 क्षेत्राधिकारी, 6 निरीक्षक, 33 उप निरीक्षक, 90 कांस्टेबल सहित पीएसी के 2 प्लाटून, महिला बल, घुड़सवार, पुलिस और फायर टेंडर भी तैनात किए गए हैं। दशहरा का पर्व है और इसमें जो है खासकर परेड ग्राउंड जो राजधानी में सबसे बड़ा जो लंका दहन का कार्यक्रम होता है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर शिरकत करते आते हैं और उनके कार्यक्रमों द्वारा ही ये पूरा प्रोग्राम में जो दहन का कार्यक्रम होता किया जाता है। तो पूर्व की भांति भी यहाँ पर जो सबसे मेन चीज रहती है पार्किंग और व्यवस्थाओं को देखते हुए परेड ग्राउंड के चारों तरफ नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया है। जहाँ जहाँ पार्किंग हमने बनाई है वहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड हो, चाहे वो काबुल हाउस हो, चाहे अन्य जगहों को, उसको हमने प्रसारित कर दिया है। तो सभी से अनुरोध है कि जरूर न्यूज़पेपर और उसको देखकर आए, पार्किंग को देखकर। खासकर सिटी बस है, हमारे मैजिक है या ऑटो है, टेम्पो है, इनके लिए भी अलग अलग पार्किंग के लास्ट पॉइंट बना दिए गए। कहाँ तक अलाउड होंगे उसके बाद सब लोग को पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि संख्या 20 से 25 हजार के बीच में रहती है। इसमें शोभा यात्रा का भी आने का रहता है, तो व्यवस्थाओं को भी बनाना। इसको देखते हुए थोड़ा सा आम लोगों से अपील भी है कि अपने परिजनों के साथ थोड़ा समय से पहले आए और शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है इसका जो आयोजन है उसका जो है अपने परिवार के साथ जो है उसका आनंद। तीर्थनगरी में लगातार खुल रहे यूनिसेक्स सैलून का विरोध शुरू हो गया है। तिलक रोड स्थित एक ऐसे ही सैलून की ओपनिंग से पहले हिंदू शक्ति संगठनों ने हल्ला बोल दिया। धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो संचालक सैलून को बंद कर मौके से फरार हो गया। हिंदू शक्ति संगठन ने आरोप लगाया है कि यूनिसेक्स सैलून में अनैतिक गतिविधियां होती हैं। इसके अलावा सैलून में काम करने वाले समुदाय विशेष के लड़के सनातनी महिलाओं के नंबर एकत्रित कर उनको ब्रेन वॉश
करते हैं उनका और फिर उन्हें अपनी जिहादी बातों में उलझाकर फरार हो जाते हैं। इस प्रकार के कई मामले उत्तराखंड में हो चुके हैं, इसलिए इन सैलून को बंद करना हिंदू संगठनों की मजबूरी हो गई है। यदि इस चेतावनी के बावजूद सैलून बंद नहीं होते हैं तो हिंदू शक्ति संगठन सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हालांकि बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार चंदेल ने साफ कर दिया है कि यह यूनिसेक्स सैलून को शहर में नहीं खुलने देंगे और संचालकों से निवेदन करेंगे कि जितने भी यूनिसेक्स सैलून सालों से खुले हुए हैं वे बंद कर दिए जाएं। वे अपना यूनिसेक्स सैलून भी बंद करने जा रहे हैं। हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने चेतावनी दी है कि यदि सप्ताह भर में ये सभी यूनिसेक्स सैलून बंद नहीं हुए तो उनके खिलाफ संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।